हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज हम जानेंगे भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था। एक ऐसा समय था जब भारत पूरे विश्व को एक लीडर की तरह गाइड करता था, या तो फिर किसी भी दृष्टिकोण में देखें, या तो शिक्षा की, या संस्कृत की, या हम अर्थव्यवस्था की बात करें, या फिर शासन की व्यवस्था की बात करें। तो एक ऐसी स्थिति थी, ठीक है। तो हम उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और इसकी वर्तमान स्थिति के साथ क्या प्रासंगिकता है, कितना अभी सत्य है, तो इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानते हैं अपने भारत के अतीत के बारे में। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को विश्व गुरु कहने के पीछे कुछ कारण था। वो क्या था? तो तक्षशिला नाम का जो विश्वविद्यालय है, ये विश्व प्राचीन विद्यालय में सबसे पहला विश्वविद्यालय था, ठीक है। अब तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला एक्चुअली ये फेमस क्यों था? आखिर तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का हिस्सा था, कब था, इस विषय पे बात करते हैं, ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है अभी वर्तमान भारत की स्थिति अगर हमारी, ठीक है, ये रफ इमेज है भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उसकी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ठीक है। अगर वर्तमान भारत की अगर ये स्थिति है, ठीक है, तो अखंड भारत की जब स्थिति थी भारत की, ठीक है, अखंड भारत में कौन कौन से देश थे उस पर हम चर्चा करें तो पाकिस्तान इसका हिस्सा था जो 1947 में अलग हो गया। फिर अफ़गानिस्तान भी इसका हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद ये जो तिब्बत वाला हिस्सा है ये भी, उसके बाद ये नेपाल वाला हिस्सा है, और ये भूटान, और ये पहले बर्मा कहा जाता था अभी म्यांमार कहा जाता है, ठीक है। और ये बांग्लादेश और ये श्रीलंका, ये किसके हिस्सा थे? अखंड भारत के। अब इसमें तक्षशिला की स्थिति कहाँ पे थी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये दो नदियों के बीच में स्थित थी, ठीक है। जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उसका बताइए? इंडस, जिसको हम बोलते हैं सिंधु। और यहाँ से वेरीनाग झरना से निकलती एक झेलम, ठीक है। तो इन दो नदियों के बीच में तक्षशिला नगर का लोकेशन था, ठीक है। और तक्षशिला नगर की स्थापना किसने कराई थी? तो ऐसा माना जाता है जो भगवान राम के भाई भरत थे, ठीक है, तो भरत के पुत्र का नाम तक्ष था और तक्ष ने ही इस नगर की स्थापना कराई थी, ठीक है। इतना जानने के बाद हम थोड़ा और जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला की स्थापना कब हुई थी? तो ये 700 बीसी के आसपास, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, ठीक है। किस काल में हुई थी? अगर आपसे कहीं किसी ने जानकारी के लिए या फिर आपका परीक्षण करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस काल में हुई, तो यहाँ तक की जानकारी आप रखिए, गुप्त काल, ठीक है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? गुप्त काल में, ठीक है। तो इतनी जानकारी होने के बाद हम कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए, इसमें विश्व से लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे, ठीक है। कितने? 10,500। और ये केवल भारत से नहीं थे, ये विश्व के, ठीक है, कई देशों से आते थे ये विद्यार्थी, ठीक है। तो तक्षशिला जब अपने मतलब एकदम ज्ञानवर्धक दिशा में आगे बढ़ रही थी, ठीक है, तो इसको ख्याति प्राप्त हुई और इसलिए भारत को मुख्यतः विश्व गुरु की उपाधि दी जाने लगी थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब अगर ये भारत की स्थिति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी भारत की स्थिति थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक समय के बाद ऐसी स्थिति आई कि इधर से कुछ आक्रांता, ठीक है, जैसे लूट घसुट करने वाले लोग इधर से प्रवेश करने लगे, ठीक है। ये लगभग काल था आपका 1183 के आसपास से स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो क्या करने लगे ये सब, ये जो हमारा विश्वविद्यालय था इसको नष्ट करने लगे। इधर से जो आक्रांता आते थे वो क्या करने लगे, तक्षशिला के अस्तित्व को
नुकसान पहुंचाने लगे और नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, और इस तरह से तक्षशिला का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया। ठीक है, इतनी जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी, ठीक है, वो कौन सी थी। अब थी मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो हुआ होगा ना, इसके अतीत में कुछ हुआ होगा, तो उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन थी, ठीक है, तो वो है नालंदा। ठीक है, अब नालंदा के विषय में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। नालंदा, देखिए अगर आपसे पूछा जाए जानकारी के लिए कि ये इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, तो ये बिहार, ठीक है, भारत के बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार प्रदेश में। अब अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि इसकी स्थापना किसने कराई थी नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वो थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। किस काल में हुआ था इसका स्थापना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, मतलब किस समय हुआ था, तो 450 से लेके, ठीक है, 560 एडी के आसपास, यानी कि 450 से 560 एडी बोलिए या इसको क्राइस्ट एरा बोलिए, ठीक है, इसके आसपास इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थी पर किस समय काल के बीच में, तो ये 9वीं शताब्दी से लेके, ठीक है, 12वीं शताब्दी के बीच में। तो आप 9 एडी से 12 एडी के बीच में जाने, ये विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसमें इतनी सारी पुस्तकें थी, इतनी ग्रंथें थी कि जब इसको नुकसान पहुंचाने वाला इंसान, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने जब इसमें आग लगा दी, ठीक है, तो ये 3 महीने तक जलता रहा। कितने महीने तक? 3 महीने तक ये लगातार इसका पुस्तकालय, ठीक है, चलता रहा, जिसमें बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ थे। और इस दुष्ट इंसान ने, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, जिसको बिहार प्रांत में राज्य करने को मिला हुआ था, ठीक है, शासन करने के लिए, और इसने क्या करा, हमारे प्राचीन धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जला दिया। और इस तरह से नालंदा भी हमारे हाथ से निकल गई। अभी वहाँ पे सिर्फ खंडहर है, और वहाँ का जो वास्तुकला स्थिति है वो बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे अभी भी लोग आते रहते हैं पर्यटक की दृष्टिकोण से, वहाँ पे देखने की दृष्टिकोण से। ठीक है, और 1199 के आसपास इसको जलाया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को। जब विश्व में भारत गुरु के रूप में प्रसिद्ध था, उस समय देखिए हम सिर्फ शिक्षा को लेके नहीं, हमारी जीडीपी भी देखिए कब, पहली शताब्दी के आसपास 32.9% था पूरे विश्व का। ठीक है, अगर पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था 100% था, तो उसमें 32.9% भारत का था। यानी भारत उस समय विश्व में प्रथम स्थान पे था। किस दृष्टिकोण से? धनी की दृष्टिकोण से। जैसे अभी वर्तमान में देखें तो अमेरिका है, ठीक है, सबसे अधिक जीडीपी वाला, तो उस समय हमारा भारत था। उसके बाद 11वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, इसकी मतलब जीडीपी में घटोत्तरी हुआ, और ये घटोत्तरी 28.9% के आसपास हो गया। जब 1700 के आसपास, 1700 एडी में, जब मुगल यहाँ पे अपना कब्जा बहुत अच्छे से जमा लिए थे सब, ठीक है, मतलब भारत के कई भागों में, उस समय जीडीपी थी जो 24.4% थी। ठीक है, इतना जानकारी के बाद हम ये देखें कि कैसे ये घटा। ठीक है, तो आपको हमने अभी वहाँ पे जब हम देख रहे थे भारत की स्थिति, ठीक है, तो इधर से जो आते थे आक्रांता, यानी कि लूट घसुट करने वाले, ठीक है, इधर से आते थे, यहाँ पे खैबर पास है इससे होके, और यहाँ पे गोमल पास है इससे होके आते थे। ठीक है, और आते थे और हमारे संस्कृत को नुकसान पहुंचाते थे, हमारी अर्थव्यवस्था को लूटते थे, हमारे मंदिर को लूटते थे। ठीक है, और आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा, वो भी एक बहुत बड़ा लुटेरा था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनवी का, वो भी एक बहुत बड़ा लुटेरा था। ठीक है, वो लूट लूट के हमारे बहुत सारी संपत्ति को ले गए। उसके बाद ब्रिटिश वाले आए, ठीक है, ब्रिटिश ने हमारे संपत्तियों को लूटा, ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, हमारे वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो ब्रिटिश ने भी इस तरह से हमारे देश को खोखला करा और हमारी
देश की जो जीडीपी है अभी विश्व में, या फिर बोल लें पूरे, मतलब अभी तक जितने देश काउंट होते हैं उसमें 5वें स्थान पे है, ठीक है, 5th प्लेस पे। तो ठीक है, ये स्थिति अभी वर्तमान स्थिति है। अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत में जो हमारा अर्थव्यवस्था था वो किन बातों पे निर्भर करता था, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है, ये एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारा अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे आधारित था, यानी कि खेती बाड़ी पे, कृषि पे आधारित था, ठीक है। और उसमें हम खाने पीने से लेके कुछ जैसे कमर्शियल होते हैं ना, जैसे पहनने के, है ना, या फिर उनको सजावट के रूप में यूज़ करने के लिए, तो कमर्शियल क्रॉप भी, ठीक है, कमर्शियल फसल भी लगते थे जो विश्व प्रसिद्ध थे, ठीक है। जिसमें सबसे प्रसिद्ध आपका सिल्क था भारत का, ठीक है। उसके बाद क्या था, कॉटन। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो फेमस थी विश्व स्तर पे। और विश्व स्तर में जो हमारे वहाँ एक रेशमी मतलब चद्दर पाई जाती है, ठीक है, वो यूरोप में बहुत प्रचलित था, ठीक है, और यूनान प्रदेश में बहुत प्रचलित था, ठीक है। और जिससे इसकी समृद्धि भी देखी जाती थी, ठीक है। तो हमारे अर्थव्यवस्था की ये स्थिति थी जब विश्व गुरु के रूप में भारत को पहचाना जाता था। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें अगर, तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपने नाम सुना होगा चाणक्य की। तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है ना, ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की बात करती है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं, इसमें देखिए चाणक्य ने, अगर देखिए केवल हम चाणक्य की बात ना करें, औरों की भी बात करें, और उन समय जितने भी राज थे उसमें अगर शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, और जिसको विश्व स्तर पे लोग फॉलो करते थे। लेकिन अर्थशास्त्र में एक शासन की व्यवस्था दी गई है जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिनिटी, ठीक है। अब ट्रिनिटी में आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किन पहलुओं को इंक्लूड किया गया है ट्रिनिटी में, तो देखिए एक था प्रेस्टिजियस ग्रुप, ठीक है, सम्मानित वर्ग जिसमें पुरोहित और राजा वगैरह आते थे। एक ग्रुप था, ठीक है, क्या था, मिलिट्री ग्रुप, जिसमें स्पाई, मिलिट्री ये सब आते थे, ठीक है। और एक था हमारा राजस्व ग्रुप, ठीक है, राजस्व यानी कौन, जो कमर्शियल सेक्टर से या फिर खेती बाड़ी से धन इकट्ठा करते थे, ठीक है। और ये लोग कौन थे, आम जनता थी, पॉपुलेशन। तो ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, और कैसे प्रशासन को चलाना है, इस व्यवस्था में इन तीनों पार्ट को इंक्लूड किया गया था। किसको किसको, जो प्रेस्टिजियस ग्रुप है जैसे राजशाही ग्रुप, और एक था रिवेन्यू ग्रुप, जैसे मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाला, कर इकट्ठा करने वाला, कर कहाँ से, खेती बाड़ी से, खेती बाड़ी के बंटवारा करने वाला जो ग्रुप था। मिलिट्री ग्रुप क्या करता था, उस व्यवस्था को मेंटेन रखता था, ठीक है, जहाँ पे मतलब बवाल होने की स्थिति हो, या जहाँ लूट घसुट की स्थिति हो, या फिर जहाँ पे किसी राज्य को खतरा हो, तो वहाँ स्पाई का व्यवस्था, स्पाई बोले तो खुफिया एजेंसी का होना, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं चाणक्य के अर्थशास्त्र में दी हुई हैं। तो इससे पता चलता है प्राचीन भारत में भी हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था बहुत स्ट्रांग था। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो विश्व में, ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है तो सबसे बड़ी है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है, तो इंडिया की, ठीक है। और विश्व का सबसे मतलब बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो इंडिया का, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिए। अब हम बात करें कल्चर की दृष्टिकोण से, देखें अगर भारत को जब विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, तो वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था तो हमारे वहाँ उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्राचीन में थी। देखिए इसमें गुरु बैठे हैं और ये शिष्य, उस समय, इस समय देखिए हमारे पास सुविधाएं बहुत अधिक हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसमें जब प्राचीन भारत की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, शिक्षा लेने के लिए बच्चे घर का त्याग करके गुरु के पास यानी कुटी में जाते थे, जहाँ पे वो क्या करते थे, भिक्षु के रूप में यहाँ पे भिक्षा इधर उधर से ग्रहण करते थे और गुरु से आके शिक्षा प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे एक है हिंदू गुरु और यहाँ पे है एक भगवान बुद्ध, जिनके नाम पे एक धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म, ठीक है। और इस प्रकार से हमारी संस्कृत व्यवस्था बहुत तालमेल के साथ चल रही थी। जो बात हम तक्षशिला की कर रहे थे तो उसमें हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित थी, और नालंदा विश्वविद्यालय में भी यही स्थिति थी। लेकिन उसमें जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों का था मतलब अस्तित्व, वो बहुत अच्छी खासी स्थिति में था, ठीक है। इतनी बातें हम याद करने और देखने के बावजूद अगर बात करें हम संस्कृत में महिलाओं की स्थिति की,
तो महिलाओं को समान स्थिति, मतलब इनको समान दर्जा मिलता था। कब? वैदिक काल में, यानी कि हमारे प्राचीन काल में। ठीक है, इसमें महिलाएं खुद से शिक्षित होती थी और ऊपर से इन ये शिक्षण का काम भी करती थी, जिसमें ये पुरुष वर्ग को भी पढ़ाने का कार्य करती थी। ठीक है, तो हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी। और इस तरह से इतनी जानकारी के बाद हम पहुंचते हैं इस सेशन के अंत में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें और इस तरह से हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि भी शुभ हो। अपना ख्याल रखें।